नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत तैयारियों में झोंक दी। वहीं इस बार का लोकसभा चुनाव किसी भी दल को लोहे के चने चबाना जैसा साबित होने वाला है। उसी को देखते हुए बड़े दल छोटे छोटे दलों को साथ लाने में जुट गए। वहीं छोटे दल अपना सियासी नफा नुकसान देखते हुए फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ भी फाइनल नहीं है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन उससे पहले ही आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव में 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है, जिससे अखिलेश यादव समेत पूरे समाजवादी बौखला गए हैं। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो क्या अखिलेश यादव जयंत चौधरी की बात मानेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जयंत चौधरी की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन जयंत चौधरी ने एक संकेत दे दिया है कि हम किस करवट जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। पहले ही 4 दिनों से जयंत चौधरी को लेकर अलग अलग सियासी बयानबाजी हो रही है और सियासत में नए नए समीकरण बिठाने की कोशिश भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए कई बैठकें कर चुकी है। उसमें 3 पार्टियों के साथ गठबंधन लगभग फाइनल है और वो लोकसभा चुनाव के लिए है। एक पार्टी तो अपना दल है जो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ती रही, गठबंधन में रही है, और दूसरी पार्टी है निषाद पार्टी। निषाद पार्टी का भी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन इन दोनों को लेकर इस बार एक नई स्ट्रेटजी है। हालांकि निषाद पार्टी, संजय निषाद जिनके प्रमुख हैं, वो बार बार भारतीय जनता पार्टी के साथ होने की बात करते रहते हैं, लेकिन उनकी भी महत्वाकांक्षा है कि एक सीट हमें भी लोकसभा में मिले और हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ें। ये अलग बात है कि पहले भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए कह रही थी कि हम आपको सीट तो देंगे लेकिन सिंबल हमारा रहेगा। इन दोनों पार्टियों से पहले ही बातचीत हो चुकी है और लगभग हर छोटी पार्टी को जो अलग अलग इलाकों में अपना कुछ वर्चस्व रखती है, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ संपर्क कर रही है। तीसरी पार्टी है सुभाषपा। राजभर की पार्टी भी इस बीच ऐसे कंफ्यूज्ड है कि पता नहीं चल रहा कि किस दल में जाएंगे, किस गठबंधन के साथ जाएंगे, लेकिन इतना तो लगभग संकेत मिल रहा है कि राजभर भी अब एनडीए के तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की आलोचना हर दूसरे तीसरे दिन करते रहते हैं। इसी बीच एक और गठबंधन जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए है, क्योंकि ये अवध प्रदेश, पूर्वांचल और दूसरे क्षेत्र जो उसके आसपास के होते हैं, उन क्षेत्रों में इनके इस्तेमाल की कोशिश है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छे सहयोगी की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को भी है, जिसका एक आधार हो। तो दूसरी तरफ पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी माना जा सकता है जयंत चौधरी की आरएलडी को, क्योंकि पिछली बार चुनावों में जयंत चौधरी का जो परफॉर्मेंस रहा उससे हालात ये हो गए हैं कि आरएलडी अब राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा भी खो चुकी है। पहले कम से कम राज्य स्तरीय दर्जा इसको मिला हुआ था, लेकिन जब पिछले 2 चुनाव हुए हैं जहां पर इनको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा कि न तो सीटें उतनी मिल पाई और न ही वोट मिल पाए, यानी पिछले विधानसभा चुनाव में सीटें तो मिली और जीत भी हुई है, लेकिन फिर भी 2.5% वोट ही मिल पाए आरएलडी को। और इसलिए अब जयंत चौधरी ने सोचा कि जब हम राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा भी हासिल नहीं कर पाते सपा के साथ गठबंधन करके, तो फिर हमें सिर्फ सीटों पर कंसंट्रेट करना चाहिए। और अभी जो स्थिति है उसमें पिछले 3-4 दिनों से जयंत चौधरी की तरफ से कई संकेत दिए गए। पहला संकेत तो यही था कि उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि जब चावल खाना है तो उसको खीर बना के खाएं, जिससे परेशानी हुई थी राकेश टिकैत को। यह परेशानी इसलिए हुई थी क्योंकि राकेश टिकैत को लग रहा था कि अब जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। अब उसके बाद राकेश टिकैत ने बार बार जयंत चौधरी को पीछे खींचने की कोशिश की और यह बताया
कि खीर मीठी होती है तो उससे तबीयत बिगड़ सकती है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर गठबंधन करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ रहेंगे और उसके बाद तुम न इधर के रह पाओगे और न उधर के रह पाओगे, यानी कि बीच में पेंडुलम की तरह लुढ़कते रह जाओगे। ये राकेश टिकैत का कहना था। लेकिन जयंत चौधरी ने राकेश टिकैत को आईना दिखाया, बताया कि वो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं और आरएलडी की जितनी भूमिका है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो वोट बेस है उसमें राकेश टिकैत की कोई भूमिका नहीं हो सकती। राकेश टिकैत जो खुद भी चुनाव लड़े हैं लेकिन वो जीत नहीं पाए, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते रहे लेकिन उस पार्टी को उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अगर राकेश टिकैत ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन करके, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करके चुनाव जिता सकते थे तो कांग्रेस, बसपा या समाजवादी पार्टी, इन तीनों पार्टियों को दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए गठबंधन हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा वोट का आधार है, हमारे साथ लोग जुड़े हैं। और अब अचानक से आरएलडी की तरफ से एक शर्त रखी जाती है कि हम कम से कम 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दूसरा, अगर सबसे पहले रिकॉर्ड देखा जाए 2014 में, 2019 में, तो दोनों ही चुनावों में, जब 2019 के चुनाव में एक बड़ा गठबंधन हुआ था, सपा, बसपा, आरएलडी, सबका गठबंधन हुआ था, फिर भी उस गठबंधन की स्थिति में भी आरएलडी को एक सीट भी नहीं मिली। उससे पहले विधानसभा चुनाव में भी केवल एक सीट मिली थी और वो भी एक सीट किसी तरीके से पर्सनल उस कैंडिडेट के अपने औकात के आधार पर मिली थी, जिसके कारण आरएलडी को वो छोड़कर चले गए। अब ऐसी स्थिति में इन्होंने चैलेंज किया है और एक कड़ी शर्त रखी है समाजवादी पार्टी के सामने कि अगर आप 37 सीटों पर चुनाव लड़ते हो और केवल 5 सीटों पर जीत होती है, तो अगर हम जीत हासिल नहीं भी कर पाए पिछले चुनाव के दौरान, तो हमें कम से कम पश्चिम उत्तर प्रदेश की वो 12 सीटें चाहिए जहां पर हम जीत हार का कुछ फैसला करने के लिए या निर्णायक भूमिका में आने की स्थिति में हैं। अब ये संकेत इस बात का है कि या तो तुम हमें इतनी सीटें दो या फिर हम आपका गठबंधन तोड़कर चले जाएंगे। मतलब अभी जो सियासी समीकरण उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं उसमें एक तरफ तो बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की पार्टी है जो कि थोड़ी घबराई हुई है। मायावती को लग रहा है कि हमारे पास चैलेंज एक नहीं कई चैलेंजेज है। एक चैलेंज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, दूसरा चैलेंज समाजवादी पार्टी की तरफ से है, तीसरा चैलेंज यह है कि क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन करें तो कुछ फायदा होगा या फिर फायदा नहीं होगा, नुकसान ही हो जाएगा। चौथा चैलेंज मायावती के सामने अभी चंद्रशेखर आजाद जो रावण हैं वो पैदा करके रखे हैं और इसलिए पिछले दिनों जो चंद्रशेखर के ऊपर हमला हुआ उससे मायावती और परेशान हो गई है, क्योंकि चंद्रशेखर के ऊपर हमला एक दलित नेता के ऊपर हमला है और उसमें जिन लोगों की भूमिका बताई जा रही है जो अरेस्ट हुए हैं वो कहते हैं कि चंद्रशेखर के बयानों से वो आहत होते हैं और चंद्रशेखर के बयानों के कारण जो सवर्णों को परेशानी हुई है उसी का बदला लेने के लिए वो चंद्रशेखर पर हमला किए हैं। मतलब अब दलित वोट भी सिर्फ मायावती के पास नहीं रहेगा। दलित वोट दो तरह से बटा हुआ है जो पिछले चुनावों में भी देखा गया। ज्यादातर दलित वोट जो हैं, जो गैर जाटव दलित हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, यानी 57 to 60% तक जो गैर जाटव दलित थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट हो चुके हैं, जबकि जो बचे हुए 30-40% हैं उस पर मायावती अपना कब्जा जमा के रखी है। लेकिन अब समस्या यह है कि जो मायावती को लग रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ दलित जा रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं, अगर जो बचे हुए हैं वो एकमुश्त हमारे साथ रहेंगे तो कुछ सीटों पर जीत हो जाएगी। जैसे पिछले बार लोकसभा चुनाव में मायावती ने सपा के साथ गठबंधन किया और सपा को 5 सीटें मिली, मायावती की पार्टी को 10 लोकसभा की सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार अगर चंद्रशेखर आजाद
सीधे टक्कर देते हैं, वो किसी के साथ गठबंधन करते हैं। जैसी संभावना बताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बसपा के साथ तो गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन चंद्रशेखर के साथ गठबंधन कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या? मायावती कंफ्यूज्ड, सपा कंफ्यूज, क्योंकि अखिलेश यादव को भी अपने छोटे छोटे गठबंधन सहयोगियों को साथ रखना है। उसमें जयंत चौधरी ने पहले ही एक शर्त रख दी। इस शर्त का मतलब है कि सपा के साथ गठबंधन होगा तो उन्हें 12 से ज्यादा लोकसभा सीटें चाहिए, जिसका लिस्ट उन्होंने बना रखा है। अगर वो सपा के साथ नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, तो वो सीटों पर नहीं बल्कि जीत की संभावना के ऊपर गठबंधन करेंगे। क्योंकि पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन लोगों ने गठबंधन किया वो सीटों पर नहीं बल्कि जीत की संभावना पर किया। यही वजह है कि अपना दल सोनेवाल यानी अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है वो 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ती है और दोनों को दोनों जीत जाती है। कम सीट मिलता है राजभर को, और फिर अचानक से जो एक भी सीट जीत नहीं पाते थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके 6 सीटें जीत जाते हैं। आरएलडी की भी वही स्थिति रही है। 2002 से लेकर 7-12 जो जितने भी अभी 2002 के बाद चुनाव हुए, वो चुनावों में सबसे ज्यादा सीटें तब मिली जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। तो यहां समस्या गठबंधन में सीट शेयरिंग का और गठबंधन में जीत की संभावना के ऊपर हो रहा है। अब आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को यह तय करना है कि वो सीट ज्यादा लेकर जीत कम चाहते हैं, यानी 0 पर आउट होना चाहते हैं, या फिर कम सीट लेकर भी जीत की ज्यादा संभावनाओं पर राजनीति करना चाहते हैं। और इसी के बीच अभी जयंत चौधरी कश्मोकश की स्थिति में है, पेशोपेश में है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि आगे जो विपक्षी दल की मीटिंग होगी उसमें पूरी संभावना है हम जाएंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस मीटिंग में जा रहा है। मीटिंग में तो पिछले पटना में शरद पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल भी थे, लेकिन जैसे ही शरद पवार की मुंबई वापसी होती है और उसके बाद वही प्रफुल्ल पटेल जिनको लेकर वो विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में गए थे वो अजीत पवार के साथ आ गए, और अजीत पवार एनडीए के साथ आ गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो यहां पर इस बात पर कोई गंभीर चर्चा नहीं हो सकती कि जयंत चौधरी विपक्षी दल की मीटिंग में जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर वो जाएंगे भी तो भी गठबंधन की संभावना पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ बन रही है। और अभी भाजपा इन्हीं 4 पार्टियों के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन की संभावना देख रही है। अपना दल, निषाद पार्टी, सुभाषपा और जयंत चौधरी की आरएलडी। अब आरएलडी जिस तरीके से अखिलेश यादव को एक शर्त रखा और अखिलेश यादव इस पर कोई प्रतिक्रिया देने से भी कतरा रहे हैं, इसका मतलब है कि अब जयंत चौधरी इस खेमे से बाहर निकलना चाहते हैं और बाहर निकल के वो चाहते हैं कि एनडीए के साथ जुड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले जयंत चौधरी सपा के साथ गठबंधन खत्म कर सकते हैं और एनडीए में शामिल हो सकते हैं। वहीं इस मामले को लेकर सपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी बड़ा बयान दिया है। शफीकुर रहमान बर्क ने बौखलाहट में जयंत चौधरी की हैसियत तक बता डाली। बर्क ने कहा कि जयंत चौधरी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ अपनी बिरादरी को इधर उधर कर सकते हैं। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि अब जयंत चौधरी क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।